प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए नया प्रैक्टिस बुक आ गया है। इसमें सबसे लाटेस्ट जो कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उसका 30 शिफ्ट का पेपर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, 30 शिफ्ट का पेपर इसमें दिया हुआ है और सभी पेपर जो कि किस डेट में हुआ, किस शिफ्ट में हुआ, सारा डिटेल्स इसमें दिया हुआ है ना। देखिए 2 तारीख है ना, 9वां महीना 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था। इस तरह से आपको टोटल इसमें 30 शिफ्ट का पेपर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी शिफ्ट के पेपर का हम लोग एक एक करके सभी का स्टडी करेंगे। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम में आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम में 30 आपको 25 मैथ, 25 आपका 25 मैथ, 25 साइंस पूछा जाता है ना, और 30 रीजनिंग पूछा जाता है। ठीक है, 25 ये 50 हो गया और 30 रीजनिंग हो गया, कितना हो 80, और 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जीके और करंट अफेयर का। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 25 जो साइंस का प्रश्न है, अब 20 जीके जीएस, यानी टोटल 45 जो है प्रश्न साइंस और जीके करंट अफेयर मिला के उसका स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी रही बात मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ और रीजनिंग इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे। तो जो मैथ और रीजनिंग आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, उसका आप सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर आप टाइप कीजिएगा, कमेंट में कीजिएगा, तो फिर आपको अगले सेट में उस टाइप के जो क्वेश्चन रहेगा मैथ या रीजनिंग का, आपको 1-2 हर सेट में सॉल्यूशन करवा देंगे जो आपको समस्या आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सभी को साथ लेकर चलेंगे तो इसमें ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर टोटल 45 नंबर का इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जीके जीएस का पहला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 यौगिकों के आयन आपस में बदलकर नए यौगिक बनाते हैं। आयन क्या होता है, 2 यौगिकों के आयन आपस में बदलता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसमें देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड है ना, तो पोटेशियम पे प्लस आयन होता है, यानी कि धन आयन होता है, और जो होता है ये ब्रोमीन पे ऋण आयन होता है ना, माइनस। उसी प्रकार ये बेरियम पे है ना धन आयन होता है, और आयोडीन पे ऋण आयन होता है। तो इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, यानी कि पोटेशियम क्या करेगा, पोटेशियम जो है ये इसका आयोडीन कर लेगा ना, आयोडीन पोटेशियम आयोडीन का साथ में अभिक्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड यहाँ बनाया, और ये जो बेरियम है, बेरियम लेगा किसका, इसका फर्स्ट वाले ब्रोमीन का ले लेगा, है ना। तो बेरियम ब्रोमाइड यहाँ पर यहाँ बन गया। ठीक है, इसके साथ अभिक्रिया, यानी कि धन आयन एक्सचेंज होता है, मतलब कि जो आयन है, आयन होता है एक्सचेंज हो जाता है ना। यहाँ सिंपल देखना क्या, पोटेशियम के साथ ब्रोमाइड जो है ये क्या करता है, इसके बेरियम के साथ आयोडाइड है, तो पोटेशियम आयोडाइड हो जाता है। यहाँ देखिए बन गया। अब बेरियम क्या हुआ, ब्रोमाइड के ले लिया, बेरियम ब्रोमाइड यहाँ बन गया। ठीक है, तो आयनों का एक्सचेंज, आदान प्रदान ऑप्शन नंबर 3 में हो रहा है। ठीक, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है, जैसे कि धातु अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, धातु अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा फैक्ट से याद रखना आपको कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, देखिए धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। और अम्ल और क्षारक, जैसे कि ऐसे समझिए, अम्ल और क्षारक जो है, जैसे कि आप ले लीजिए HCl, ठीक है, और क्षारक लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है लवण, यानी कि NaCl है ना, ये NaCl हो जाएगा, NaCl लवण, और H2O क्या बनाता है, H2O जल बनाता है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश है, तो सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश किस में है, तो इसका आंसर कैसे आप निकालेंगे। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना क्या, कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे आवेश का मान बढ़ता है, यानी कि जिसका प्रोटॉन की संख्या जितना अधिक होगा उसका आवेश क्या होगा, उतना अधिक होगा। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश जो है उस किसका अधिक होगा,
प्रोटॉन की संख्या अधिक यानी कि परमाणु संख्या अधिक। तो इसमें से जिसका परमाणु संख्या अधिक है उसका नाभिकीय आवेश क्या होगा, वो अधिक होगा। ठीक है, तो परमाणु संख्या जानने से भी आपका आंसर मिल जाता है। तो आपको कम से कम तो 30 तक है ना, 30 तत्व तक आपको परमाणु संख्या सबका याद रखना है। ठीक है, रट के रखना है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे यहाँ पर कार्बन के क्या है 6 है, फ्लोरीन के क्या है परमाणु संख्या 9 है, लिथियम का 3 है, और ये क्या है बोरोन का कितना है 5 है। तो सबसे अधिक परमाणु संख्या किसका है, फ्लोरीन का है। तो इसका नाभिकीय आवेश इसी का सबसे अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। तो इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, तो परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अच्छा द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं मालूम, तो प्रोटॉन की संख्या और प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों का योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा मालूम, तो उसका भी आंसर आएगा फ्लोरीन। ठीक है, याद रखना है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो है फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में डैश के बीच वर्षा होती है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में कितनी वर्षा होती है, तो होता है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अब यहाँ पर क्या है, याद क्या रखना है आपको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का उदाहरण से प्रश्न आ जाता है कि इनमें से पूछेगा इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या तो नहीं है। तो कौन कौन सा है याद रखना है। देखिए सागवन, साल, शीशम, महुआ। सागवन, साल, शीशम, महुआ, बांस, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन और सहतूत, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक, एक बार फिर समझिए, सागवन, साल, शीशम, महुआ 4 हो गया। फिर बांस, चंदन, खैर, कुसुम, बांस, चंदन, खैर, कुसुम 8 हो गया। अर्जुन और सहतूत, अर्जुन का पेड़ होता है। तो ये सब क्या है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा। ठीक है, किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण की बात हो रही है, इसकी फोकस दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब फोकस दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, और इसी तरफ आपको याद रखना क्या कि जब वस्तु को अनंत पे अगर रखा जाता है तो कहाँ बनेगा, तो फोकस दूरी पे बनेगा। ठीक है, फोकस पे बनेगा, याद रखना उल्टा होता है एक दूसरे का। ठीक है, जैसे फोकस की दूरी के बराबर रखा है, फोकस पे रखा है तो अनंत पे बना प्रतिबिंब। ठीक, लेकिन अगर प्रतिबिंब अनंत बोलेगा वस्तु अनंत पे रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक, याद रखना है। देखिए साइंस का क्लास अलग से हम डेली चलता है। ठीक है, सुबह जो लोग साइंस का क्लास नहीं देखें वो देखिएगा जरूर, है ना। ग्रुप डी में अब तक जितना भी पूछा गया साइंस का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, तो सभी साइंस के प्रश्नों को डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी उसमें बताते हैं। ठीक है, साइंस का पूरा, और उसको देखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि साइंस से आपसे प्रश्न 25 प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछा गया था प्रकाश एवं प्रकाशिकी चैप्टर से। ठीक है, और उसमें चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी कर रहे हैं साइंस का। ठीक है, तो ग्रुप डी का जो साइंस का है अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों का साइंस का ये वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, जो लोग नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें पूरी साइंस आपको क्या है, साइंस की आपको समझ हो जाएगी, और साइंस के सभी प्रश्न आसानी से आपको बनने लगेगा। ठीक है, तो ग्रुप डी में थोड़ा साइंस हार्ड भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए वो क्लास आपको देखना अत्यंत आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दुगनी कर दी जाए और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि कितना होगा। ठीक है, तो अब देखिए शक्ति की बात आई है, तो शक्ति बराबर होता क्या है मालूम, शक्ति बराबर होता है विद्युत विभवांतर गुना होता है विद्युत धारा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत विभवांतर गुना विद्युत धारा होता है। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, देखिए बोला कि धारा को दुगनी कर दी जाए, यानी कि यहाँ आई की जगह क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, और क्या बोला विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए, तो v की जगह क्या हो जाएगा 3v। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, तो 6 और vi हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा शक्ति हमारा कितना था vi था,
लेकिन अब ये जो दुगुनी करने पर और तिगुना करने पर क्या हो जाता है, 6 भी आई हो जाता है। यानी क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ, शक्ति जो है 6 गुना हो गई है। ठीक, यहाँ से आंसर आसानी से निकल गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 6 गुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मेन चीज़ सूत्र याद रखना था, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, विद्युत विभवांतर गुना विद्युत धारा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है। तो पर्यावरण के अनुकूल कौन सा है ये पूछा है। अब ऑप्शन पढ़िए, क्या बोला, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, ये क्या पर्यावरण के अनुकूल है। या तो बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना, ये है। या तो गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग करना, ये है। या तो खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं एग्जामों में कि आप कभी नहीं पढ़ें, लेकिन वो क्या होता है, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे होता है। अब इसी में ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन देख के आप पर्यावरण के अनुकूल कौन सा है, ठीक है, तो ऑप्शन देख के आप ऑप्शन से छांट के आप आसानी से आंसर इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कब ये सोच लें कि अरे ये तो कभी हम नहीं पढ़े, इसका आंसर क्या होगा मालूम नहीं हमको, छोड़ देंगे। नहीं, जो नहीं भी पढ़े उसका भी आप आंसर दे सकते हैं, ये ऐसा आपको दिमाग रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपका सोच होना चाहिए कि जिसको आप नहीं भी पढ़ें उसका भी आंसर आप दे सकते हैं ऑप्शन छांट के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पर्यावरण के अनुकूल कौन होगा, गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना होगा, या तो बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना। अब यही दोनों में तुलना कीजिए तो कौन हो सकता है आंसर, तो आंसर ये होगा ना ऑप्शन नंबर बी। अब गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, ये पर्यावरण के अनुकूल थोड़ी ना है। गर्मी में एसी कूलर ये सब का उपयोग करना, या तो पॉलीथीन बैग का उपयोग करना, पॉलीथीन का उपयोग करना, ये सब क्या पर्यावरण का अनुकूल नहीं है। ठीक ना, तब पर्यावरण का अनुकूल क्या हो गया, बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, मरुश्री देश के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। तो मरुश्री ये रेगिस्तानी शोभा यात्रा है, ठीक है, लेकिन किसके दौरान ये है, तो इसका आंसर क्या है, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान। मरुश्री जो है जैसलमेर फेस्टिवल जो है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। ठीक है, अच्छा ये हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, याद रखना है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। और पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो ये राजस्थान में लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके जीएस का प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शामिल सभी अंगों में चिकनी पेशियां होती है। तो इसमें से कौन सा अंग है जिसमें सभी में चिकनी पेशियां होती है, आँख की आइरिस, फेफड़ों की श्वसनियों और मूत्रवाहिनियों, ये तीनों सही है। ये तीनों में क्या होता है, चिकनी पेशियां होती है। आँख की आइरिस में भी होता है, फेफड़ों की श्वसनियों में होता है, मूत्रवाहिनियों में भी चिकनी पेशियां होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे यहाँ ये लिखा है अस्थियों या तो हृदय, इसमें क्या सिर्फ यहाँ आँख की आइरिस में क्या होता है, चिकनी पेशियाँ होती है। देखिए चिकनी पेशियाँ होती कहाँ कहाँ वो आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। देखिए चिकनी मांसपेशी जो है ना होता कहाँ, रक्त वाहिकों की दीवारों पर होता है, पेट की दीवारों पर होता है, आंत में होता है, महाधमनी में, मूत्राशय, गर्भाशय, पुरुष एवं महिला प्रजनन पथ में होता है और श्वसन पथ पर होता है। इसमें चिकनी मांसपेशी होती है। ठीक, एक बार फिर समझिए, चिकनी मांसपेशी कहाँ कहाँ होती है, रक्त वाहिकों की दीवारों में, पेट की दीवारों में, आंते में और महाधमनी में, मूत्राशय में, गर्भाशय में, पुरुष एवं महिला प्रजनन पथ में और श्वसन पथ में, इसमें चिकनी मांसपेशियाँ होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस के संदर्भ में सही मिलान कर चयन करें। माइक्रो फाइनेंस के संबंध में तो मोहम्मद यूनिस ग्रामीण बैंक ये सही है, क्योंकि ग्रामीण बैंक की स्थापना ने मोहम्मद यूनिस ने ही किया था। ठीक है, मोहम्मद यूनिस जो है ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। तो पूछा सही मिलान करें, तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा भारत का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा मालूम, तो भारत का पहला ग्रामीण बैंक है प्रथमा बैंक। कहाँ स्थापित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। कब, 1975 में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नामक संकीर्ण समुद्री प्रणाली
श्रीलंका को भारत से अलग करता है। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करेगा? तो पाक जलडमरू मध्य जो है श्रीलंका को भारत से अलग करता है। इसी तरह एक क्वेश्चन आएगा कि मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी भी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ठीक, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम वो जो हुआ था अभी दिसंबर 2024 में, इसमें सभी शिफ्ट में प्रतिरोध के ये वाला प्रश्न पूछा जा रहा था। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे हमेशा प्रश्न आता है। तो याद रखना है, यहाँ दो चीज़ें होती है, एक समांतर क्रम होगा, एक श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, अब पहले उसको फॉर्मूला आप याद कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए। इसमें क्या आता है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का, अगर काफ़ी आसानी से बन जाएगा जब फॉर्मूला याद रहेगा। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, समांतर क्रम में दिया है तो दो सूत्र होता है, समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। तो पहले श्रेणी क्रम की बात करते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या आता है, कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा? जैसे कि 3 प्रतिरोध आपको दे दिया। ठीक है, प्रतिरोधक जैसे 6 ओम, 9 ओम और 8 ओम, यानी कि तो इसका कुल प्रतिरोध बराबर क्या होगा? तो इसका श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधा होता है। कुल प्रतिरोध बराबर होगा R1 + R2 + R3। श्रेणी क्रम में सीधा हो गया। ठीक है, ये सूत्र होता है। और समांतर क्रम में क्या होगा सूत्र? समांतर क्रम में होता है कुल प्रतिरोध बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे डॉट डॉट इस तरह n तक होता है, जितना दिया रहा है, 3 रहे 4 रहे। ठीक है, तो ये अब ये इसको याद कैसे रखना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि श्रेणी क्रम में डायरेक्ट सीधा जुड़ जाएगा और समांतर क्रम में ये बटा में हो जाएगा। तो याद कैसे रखना मालूम? एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि समांतर जब बोलते हैं, समांतर किसको बोलते हैं? जैसे ये रेखा है और उसके नीचे ये रेखा, ये समांतर रेखा हुआ ना, यानी कि ऊपर और नीचे ये समांतर से जैसी दिमाग में ये छवि आ जाएगी आपकी कि समांतर मतलब क्या होता है कि ऊपर ये रेखा, नीचे ये समांतर क्रम में। ठीक है, तो समांतर रेखा ये, तो समांतर में क्या, ऊपर नीचे। तो समांतर वाले में सूत्र कौन सा होगा? ऊपर नीचे वाला होगा ना, 1/R1 1/R2 + 1/R3। ठीक है, यानी कि समांतर क्रम में क्या होगा, ऊपर नीचे वाला होगा। ठीक, तो ऐसे ध्यान रहेगा आपको। ठीक है, समांतर यानी ऊपर नीचे वाला होगा और श्रेणी क्रम में ये सीधा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहेगा। ठीक, तो ये दोनों फार्मूला याद रखना है। तब यहाँ पर क्या है, समांतर बोला यानी कि ऊपर नीचे वाला होगा, यानी कि 1/6 + 1/9 + 1/6। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी तीनों का नीचे का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा? 9 दूनी 18, और फिर क्या होगा, ऊपर आएगा 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18, 3 3 6, 2 8/18। तो 8/18 आया कितना? 1/R बराबर है ना, ये क्या है, 1/R बराबर। ठीक है, एक बार फिर से लिखते हैं, देखिए 1/R बराबर कितना आ गया? 8/18। तो R बराबर क्या होगा, इसको उलट देंगे। ठीक है, तो इसको उलट देंगे तो R बराबर हो जाएगा 18/8 है, इसको काट दीजिए 9/4, और 9/4 को जब काटिएगा तो 4 दूनी 8, बाकी बचा 1, फिर दशमलव, और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.25 है ना, 2.25 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, तो ऐसे निकाल लीजिएगा आसानी से, है ना, 1/R1 + 1 ये बटम में हो जाएगा, समांतर क्रम में है तो। लेकिन अगर पूछ देता कि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा, परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट, है ना, 6 6 12 और 9 21 प्रतिरोध, इसका आंसर हो जाता है ना 21 ओम। ठीक, तो ऐसे समझ गए दोनों फॉर्मूला। तो अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना दीजिएगा। ठीक है, आसानी से। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ पर याद रखना है। क्या, 2 प्रश्न याद रखना है यहाँ कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। अब प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछे तो ओम मीटर होगा। ठीक, ध्यान रखना, प्रतिरोध का है ओम, अब प्रतिरोधकता का है ओम मीटर। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है कभी, अगर नहीं पढ़े हैं या तो भूले हुए हैं तो प्रतिरोध का भी पूछता है या तो प्रतिरोधकता का भी आपको पूछा एसआई मात्रक, तो क्या ओम ही कहीं टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, याद ऐसे रख लेना है। देखिए प्रतिरोध छोटा है तो इसका एसआई मात्रक ओम हो गया, प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता ये बड़ा हुआ तो ओम मीटर, ठीक है। ये दोनों आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रतिरोधकता का ओम होगा या तो ओम मीटर होगा, तो ऐसे रिलेट कर लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का ओम मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तत्वों के स्थिति के बारे में कौन नहीं बताता है, ठीक है। तो देखिए संयोजकता बता देगा, परमाणु आकार बताएगा, तत्व का रंग जो है ये नहीं बताएगा, ठीक है। बाकी बाह्यतम कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितना है वो भी तत्वों की स्थिति बता देगा, लेकिन ये तत्वों का रंग ये नहीं बताएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। अच्छा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं मालूम? तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा जिसे लेंस कहते हैं? देखिए ये क्या होता है? उत्तल लेंस, ठीक है। और ये क्या होता है? ये मुख्य अक्ष हो गया। फिर जैसे इसी तरह हो गया ये अवतल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर कौन सा में रहेगा मालूम? पर ये होता है जो बिंदु जो होता है ना बीच वाला, ये प्रकाशिक बिंदु कहलाता है। ये हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। इसमें भी देखिए हमेशा मुख्य अक्ष पर ये प्रकाशिक बिंदु होता है ना, ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें प्रकाशिक बिंदु जो होगा ये हमेशा मुख्य अक्ष पर होगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है ना। तो ये 2 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा फैक्ट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि लेंस में आपको न्यूमेरिकल बनाने में काम आता है, वो याद रखना है। या तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो काम आएगा। क्या? लेंस की क्षमता यानी कि शक्ति और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। एक लिख लेना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस की जो होता है, उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, ठीक। ये चीज़ हो गया। और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, जब भी प्रश्न आएगा दिमाग में ये सब चीज़ें रहेगा तो आंसर निकालने में काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डैश है। तो धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो दूरी में वृद्धि के साथ घटता है धारावाही चालक में, ठीक है। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दूरी में वृद्धि के साथ घटता है। इसी तरह आएगा आपको एक धारावाही परिनालिका। तो धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? वो हर जगह एक समान होता है, ठीक। याद रखना है, धारावाही परिनालिका के अंदर जो धारावाही परिनालिका होती है ऐसे होती है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, लेकिन ये क्या है? धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र दूरी में वृद्धि के साथ घटता है धारावाही चालक में, लेकिन धारावाही परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, ठीक है। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है मालूम? चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है, और यह एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 39। मार्च 2022 में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी डैश ने ओलंपिक चैंपियनशिप विक्टर एक्सेल्सन को हराकर जर्मन ओपन टूर्नामेंट के पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश किया है। तो ये किसको हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य सेन ने। किसे हराया था? विक्टर एक्सेल्सन को हराकर, ठीक है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन? ये लक्ष्य सेन है, जिसने क्या हुआ ओलंपिक चैंपियन में 2022 में विक्टर एक्सेल्सन को हराकर जर्मन ओपन टूर्नामेंट के पुरुष फाइनल में प्रवेश किया था। किसने? लक्ष्य सेन ने, ठीक है। तो लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित अगर पूछे तो बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। बैडमिंटन खेल की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। और बैडमिंटन कुछ खिलाड़ी है जो कि भारत के हैं, वो उसका नाम याद रखना है आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि श्रीकांत किदाम्बी ये किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी है, ठीक है। तो याद रखना है साइना नेहवाल
श्रीकांत, किदाम्बी, पीवी सिंधु और पुलेला गोपीचंद और लक्ष्य सेन, ये सभी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड और इनमें से किस संगठन ने संयुक्त रूप से नीलंबुर जनजाति के लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आदाबी ब्रांड लॉन्च किया है? तो नाबार्ड किस संगठन ने संयुक्त रूप से, नाबार्ड और किस संगठन ने संयुक्त रूप से क्या नीलंबुर जनजाति लोगों द्वारा तैयार किए गए वन उत्पादों के विपणन हेतु आदाबी ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जन शिक्षण संस्थान है ना। नाबार्ड और किसने? जन शिक्षण संस्थान ने मिलकर ये किया था। ठीक है। अब रही बात नाबार्ड से क्वेश्चन अक्सर हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना। नाबार्ड जो होता है NAWARD, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक है ना। नेशनल बैंक, ये होगा यहाँ बी। ठीक है। नाबार्ड है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है ना। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 में हुआ था। ठीक है। नाबार्ड की स्थापना, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन सामान्यतः डेढ़ वर्ष के लिए होता है। तो ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। ग्राम पंचायत यानी कि पंचायत और नगर पालिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है? रिपीट होते रहता है। तो ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में अगर पूछे तो अनुच्छेद 40 में। ठीक है। अब बताते हैं आपको क्या, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका ये दोनों हमेशा एक साथ रिवीजन करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है। देखिए पंचायत है और इधर लिखिए नगर पालिका। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? यानी कि संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को कब शामिल किया गया? तो ये किस संविधान संशोधन के तहत? तो 73वां संविधान संशोधन। ठीक, याद रखना है। 73वां संविधान संशोधन में क्या? पंचायती राज। नगर पालिका किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां। ठीक है। तो याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो पंचायती राज है 11वीं अनुसूची में और नगर पालिका है 12वीं अनुसूची में। ठीक। और पंचायती राज जो है ये किस भाग में है? तो पंचायती राज व्यवस्था भाग 9 में है और नगर पालिका भाग 9 के ए में है। ठीक। और एक प्रश्न और याद रखना है कि पूछा जाता है आपसे कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है और 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो 18 विषय है। जितने 18 यानी कि जितने कि भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है, कितना? 18। भारत में जो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। महाभारत में कितने पर्व है? 18 है। तो यही 18 जो है 12वीं अनुसूची में 18 विषय शामिल है। ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि पंचायतों की अवधि ये किस अनुच्छेद में है ना? पंचायत की अवधि जो होता है ना 5 साल की होती है, तो ये पंचायतों की अवधि किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 243 के ई में है। ठीक है। और इसी तरह है, आपको पूछा जाता है कि पंचायत का शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के जी में है। ठीक है। तो और एक है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के आई में है। ठीक। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब अनुच्छेद याद रखना है आपको। ठीक है। याद कैसे रखना है? देखिए, पंचायत का अवधि पूछे तो अनुच्छेद 243 के ई में है, तो इसको रिलेट ऐसे करिए कि देखिए पंचायत का अवधि कितना होता है? 5 साल का होता है। तो ई जो है कितने पर आता है? ई लेटर कितने नंबर पे आता है? 5वें पर आता है ना, ABCDE है ना, 5वें पर आता है। तो वहीं से रिलेट करना है। जैसे अवधि बोलेगा तो अवधि दिमाग में आ जाएगा, 5 वर्ष का होता है, तो ई वाला टिक करना है ना, ई 5वें स्थान पर आता है। ठीक। पंचायत की शक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे NTPC में भी क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायत की शक्ति किस अनुच्छेद में? ठीक है। तो याद रखना है, पंचायत की शक्ति जो है अनुच्छेद 243 के जी में है। कैसे याद रखना है? देखिए, इसको ऐसे रिलेट करिए कि पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है। ठीक है। पार्ले जी आया तो 243 के जी, पार्ले जी खाने से शक्ति मिलती है, यानी कि पंचायत की शक्ति 243 के जी में है। रही बात ये वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग आई है ना, आयोग आई, राज्य वित्त आयोग का गठन पूछे या तो
पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 के आई में है ना, आयोग आई, ठीक है, आयोग आई, ऐसे याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि देश में तमिल भाषा को भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एग्जाम कभी भी दें, ठीक है। या तो 2018 में एग्जाम हुआ, 2019 में हुआ, 2022 में हुआ, 2024 में हुआ, है ना, क्योंकि कई वर्षों का अनुभव है ना। ऐसा देखा गया है कि जहाँ से जो महत्वपूर्ण है, क्या क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण घटना है, कोई महत्वपूर्ण काम हुआ, वही तो क्वेश्चन आएगा ना, कोई तो अंधरा बहरा को क्वेश्चन आ जाएगा नहीं, ठीक है। अब जैसे कि बताते हैं ये शास्त्रीय भाषा जो है, इससे देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब भी 2024 दिसंबर 2024 में टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें शास्त्रीय भाषा से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, या तो जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उनको मालूम है क्या पूछा गया था कि देखिए शास्त्रीय भाषा ने 5 को नए शामिल किया गया, ठीक है। तो वही पूछा गया था इनमें से किस भाषा को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे पूछा गया था, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़िए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है तैयारी करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछा गया वो टॉपिक, वो चैप्टर को आप बढ़िया से पढ़िए, यही आपका बेस्ट तरीका होता है। अब जैसे शास्त्रीय भाषा हो गया, अब शास्त्रीय भाषा के बारे में आपको सब चीज़ बताते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है, तो 11 है, ठीक है, याद रखना है 11 शास्त्रीय भाषा है। और 2024 में कितने शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया था, तो पहले था ये 6, ठीक है। 2024 में 5 भाषा शास्त्रीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये हो गया 11 हो गया टोटल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पूछा है कि तमिल भाषा को कब दर्जा दिया गया, तो 2004 में, उसी तरह सबका याद रख लेना है आपको। संस्कृत के पूछेगा कब दिया गया, तो 2005 में, ठीक है। अब याद करिए, देखिए सबको पहले 6 को याद करिए, ठीक है, बाकी 5 लास्ट वाला है वो तो 2024 में ही सबको मिला, ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो 6 वाला शुरुआत वाला याद करना है। तो तमिल को मिला कब, 2004 में। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था कब, 2005 में। एक बार शास्त्रीय भाषा कौन कौन सा है पहले वो जान लीजिए, ठीक है। देखिए 11 वो है, कौन कौन सा है, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 पहले था। फिर से समझिए, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 पहले था। अब 5 जो नया है वो 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, वो कौन सा है, मराठी, बंगाली, पाली, संस्कृत, असमिया। मराठी, बंगाली, पाली, संस्कृत, असमिया। मराठी, बंगाली, पाली, संस्कृत, असमिया, ये 5 को 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन था। और ऑप्शन में क्या है, चार को करके दिया हुआ था, ठीक है। और उसमें कोई दूसरा पुराना दिया हुआ था, या तो कोई नया दिया था, या तो गलत दिया था, तो उसमें आपको चुनना था मराठी, बंगाली, पाली, संस्कृत और असमिया। इसमें 2024 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब कब दिया गया। तो तमिल को 2004 में, संस्कृत को मिला था 2005 में, ठीक है, दर्जा दिया गया था। और तेलुगु और कन्नड़, ये दोनों को 2008 में मिला था, है ना। तेलुगु और कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में मिला था, तेलुगु और कन्नड़ दोनों को, ठीक है। और मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। मलयालम को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2013 में और उड़िया को 2014 में, ठीक है। तो ये 6 हो गया पहले का। और 5 को मिला है 2024 में किसको किसको, तो मराठी, बंगाली, पाली, संस्कृत और असमिया, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा जाता है ये। भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी पूछे, या तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो होता है भारत का महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी, जिसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी। तो महान्यायवादी होता है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, या तो सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन और है इससे इम्पोर्टेंट। क्या पूछा जाएगा कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न इससे याद रखना है हमेशा।
और एक करंट अफेयर का भी याद रखना है कि वर्तमान में भी महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमनी है। 4 प्रश्न इससे पूछा जाता है। ठीक, अब याद रखना है क्या, जैसे कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी हो जाता है अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, उसी तरह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी वो कहलाता है महाअधिवक्ता। क्या कहलाता है वो, महाअधिवक्ता कहलाता है। और किस अनुच्छेद में है, तो राज्य वाला जो महाधिवक्ता है अनुच्छेद 165 में है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, भारत वाला जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति करता है, और राज्य का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन करता है, राज्यपाल, है ना, राज्यपाल करता है अनुच्छेद 165 में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, अन्य अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है, तो कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए वायु से कांच में आएगा यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, तो विरल से सघन में जब आता है तो पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण जो होगा आपतन कोण से कम होगा, क्योंकि सघन माध्यम में जा रहा है तो आपतन कोण से कम हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, ये सही है। फिर जब पृष्ठ AC से क्या होता है, ये बाहर निकलता है, क्या होता है, दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित पृष्ठ से ये बाहर निकलता है, यानी पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण जो होगा ये आपतन कोण से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है तो आपतन कोण से क्या होता है, जिससे बाहर निकल रहा है अपवर्तन कोण अधिक हो जाएगा। तो ये दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला क्या है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं, तो ये सही है। दूसरा क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, ये गलत है। क्यों, कि लंबे समय तक नहीं, जैव निम्नीकरणीय वो तो अपघटित हो जाता है, वो जैव रहता ना कि वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ लंबे समय तक बने रहते हैं, ये सही होता है। लेकिन यहाँ जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, ये गलत है। यही पूछा था गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड के रूप में जाना जाता है, तो कर्मकांड के रूप में जाना जाता है किसको, यजुर्वेद को। ठीक है, यजुर्वेद को जाना जाता है। वेद है कितना, तो वेद है 4। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद पूछेगा कौन है, सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, तो देखिए वेदों का सही क्रम आपको याद रखना है, तो सही क्रम से 3 प्रश्न आ जाएगा, सबसे क्रम भी हो जाएगा और सबसे नया सबसे पुराना भी हो जाएगा। तो वेदों का सही क्रम है, पहला था ऋग्वेद, ठीक, उसके बाद है यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद, यानी कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद है कौन, अथर्ववेद है। ठीक है, अब यहाँ चारों वेद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्या, एक तो ये हो गया कर्मकांड के रूप में कहाँ, यजुर्वेद। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि गायत्री मंत्र किस वेद में है ना, ये तो किस वेद से लिया गया गायत्री मंत्र, तो ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, या तो पूछेगा शूद्र का उल्लेख किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख है। ठीक है, अब क्या बात करते हैं किसको, यजुर्वेद है, यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यज्ञ का उल्लेख पूछेगा तो यजुर्वेद में है, और संगीत का उल्लेख किस वेद में है, तो सामवेद में है, और जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में है। ठीक है, ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग नहीं है, तो देखिए उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सा उपयोग नहीं है, तो कौन सा उपयोग है वो सब ध्यान में रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कांच, साबुन और कागज़ के विनिर्माण में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका नहीं किया जाता है। बाकी देखिए टूटी हुई हड्डियों को सहारा देने के लिए लगाए जाने वाले प्लास्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। खिलौने और सजावटी सामान बनाने में तथा सतहों को चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। वायु रोधन व्यवस्था की आवश्यकता वाले रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं में उपकरण में वायु अंतरालों को सील करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों में किया जाता है, लेकिन पहला में नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है
CaSO4 हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है मालूम? तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, तो फिर ये क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, तो जिप्सम का सूत्र CaSO4 2H2O, और यहाँ जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? निर्जलीकरण होगा, है ना, जल क्या होगा? जल का हानि होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाफ H2O हो जाएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो कुछ योजनाएं जो कि प्राचीन है, मतलब पुराना है, उसको क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 1993 में शुरू हुआ था प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई, तो 1989 में हुआ था। ठीक है, लिखते जाइए, काफ़ी महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें हैं। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। नरेगा की शुरुआत कब हुआ? तो 2006 में हुआ था नरेगा की शुरुआत, और 2009 से ये कहा जाने लगा क्या? मनरेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, रोजगार आश्वासन योजना कब शुरू हुआ? 1993 में हुआ। और जेपी रोजगार गारंटी योजना, यानी कि जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुआ था? तो 2003 में हुआ था जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना। अच्छा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था 1980 में। ठीक, तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 60। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक संधारणीय प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित एक प्रयोगशाला स्थापित करना है? तो यह है क्रॉस कटिंग और भविष्यवादी पहलें। ठीक है, किस योजना का उद्देश्य? तो क्रॉस कटिंग और भविष्यवादी पहलें का उद्देश्य क्या? ग्रामीण क्षेत्र के लिए संधारणीय प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित एक प्रयोगशाला स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO तथा देश के वैज्ञानिकों ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। किसका? तो क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। ये DRDO और किसके साथ मिलकर किया था? ये तो IIT दिल्ली के साथ, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, IIT दिल्ली के साथ किया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या याद रखना है आपको? DRDO से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? DRDO का फुल फॉर्म क्या था मालूम? DRDO का था आपका क्या है यहाँ? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, है ना। तो क्या हो गया? डिफेंस रिसर्च है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। और DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। DRDO की स्थापना 1958 में हुआ था। DRDO का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, तो इसको ऐसे रिलेट कर लेना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद रहेगा। देखिए DRDO दिल्ली, DRDO के मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, DRDO दिल्ली, ऐसे रिलेट कर लेना है। DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत है। ठीक है, याद रखना है DRDO का अध्यक्ष कौन है अभी? समीर बी कामत है। और IIT दिल्ली की स्थापना कब हुआ था? IIT दिल्ली की स्थापना हुआ था कब? 1961 में हुआ था। ठीक, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। (1867) में बॉम्बे यानी कि मुंबई में आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित देश धार्मिक और सामाजिक सुधार का एक आंदोलन था। तो आत्माराम पांडुरंग किसका स्थापना किया था? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, या तो सत्य शोधक, या तो ब्राह्मण समाज। तो आत्माराम पांडुरंग ने स्थापना किया था किसका? प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था? तो आत्माराम पांडुरंग। कब किया था? 1867 में। कहाँ पर? मुंबई में। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि कब किया या तो कहाँ पर किया, तो मुंबई में किया था प्रार्थना समाज के स्थापना। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक कौन था?
तो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कब हुआ था? 1875 में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। ठीक, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट से याद रखना आपको। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले। और कब हुआ था? 1873 में। और कहाँ? पुणे में हुआ था। ठीक, और ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। और कब किया था? 1828 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में, है ना। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में कोलकाता में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर परिवार को देश का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30,000 रुपये का बीमा किया जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब हुआ था मालूम? 28 अगस्त 2014 को हुआ था। और प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हर परिवार का बैंक खाता खोलना। ठीक है। अच्छा, मेक इन इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? तो वो भी 2014 में हुआ था। ठीक, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुआ? 2015 में हुआ था। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ? 2015 में। वन रैंक वन पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में। ठीक, तो ये भी याद रखना है। कभी कई बार आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब हुआ, तो है ना, इस पर भी पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। तो कौन सी नदी? तो ये दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से होकर गुजरती है। ठीक है। मेघना क्या है? ये मेघना है क्या? गंगा और ब्रह्मपुत्र जब समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जाना जाता है ये। ठीक है। और तुंगभद्रा की बात करें तो जो विजयनगर साम्राज्य है वो किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे ही है। कहाँ? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं की स्लाइड और प्याज के छिलके की स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है। ठीक है, क्या अंतर है? कोशिका भित्ति होती है प्याज के छिलके में। ठीक है, कोशिका भित्ति किस में होता है मालूम? पादप जो है, पादप जगत में पादप में कोशिका भित्ति होती है, जंतु में नहीं होती है। ठीक, ये चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो कोशिका भित्ति होती है वो किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक, प्याज की कोशिका भित्ति भी सेल्यूलोज की बनी होती है। और गाल की कोशिका झिल्ली जो होता है, झिल्ली, वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक, गाल की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड। तो कभी पूछ लिया जाए आपसे कि गाल की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पहले 10 मौलिक कर्तव्य था, 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 2002 में जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या मालूम? तो वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, है ना, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को माता पिता या तो संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों की शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य में। ठीक, अच्छा, मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था। किस समिति की अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में है, यानी कि को बोलिए, 4 का ए या तो 4 का को। ठीक, और अनुच्छेद 51 का ए में है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के डेस वर्ष में शुरू किया गया था। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के ये किया गया था, पहले वर्ष में किया गया था मालूम?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। पहले वर्ष में यानी कब? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1974 से 78 तक, यानी कि 1974 में ही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। ठीक है, देखिए पंचवर्षीय योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो 2021 में हो रहा था, हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से प्रश्न पूछा गया था, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पंचवर्षीय योजना। अब देखिए ग्रुप डी में पूछा गया था, तो पंचवर्षीय योजना से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, वो याद रखना है आपको। कौन कौन सा है? देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था मालूम? पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1951 से 56, और दूसरा 56 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से 66। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या हुआ था? 1966 के बाद 1966 से 69 तक योजना नहीं हुआ था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना नहीं हुआ था, यानी कि ये योजना अवकाश कहलाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो 1966 से 69 तक थी। फिर 1969 से 74 तक था चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969 से 74 तक। फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना था 1974 से 78 तक। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। कई बार आपको ये हाल का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1951 से 56 तक था। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा यहाँ से और क्वेश्चन आता है क्या कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? या तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ? ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। ठीक है, दुर्गापुर है कहाँ? तो ये देखिए 3 स्टील है। ठीक है, स्टील प्लांट है। पहले 3 महत्वपूर्ण है, आपको पहले बताते कहाँ कहाँ है। दुर्गापुर स्टील प्लांट है कहाँ? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ? उड़ीसा में। और भिलाई छत्तीसगढ़ में। ठीक, और एक और भी है बोकारो है जो कि झारखंड में है। ठीक है, तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद कैसे रखना है? क्वेश्चन पूछा गया है, मालूम, कई बार पूछा गया है। दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद ऐसे रखना आपको, द्रविड़ यानी कि दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। द्रविड़ राहुल द्रविड़ है ना, उसको नाम से रिलेट कर लेंगे, याद रहेगा। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ था, यानी कि द्रविड़, याद रखना है। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। याद कैसे रखना है? तो राज यानी कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। भिलाई, ये याद रखना आपको, भीरू है ना, वीरेंद्र सहवाग को क्या बोला जाता था? भीरू। ठीक है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो याद रखना भीरू, और बीरू भी याद रखना है क्योंकि बोकारो भी रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, तो बीरू और भीरू। ठीक है, तो भिलाई पूछेगा तो रूस, बोकारो पूछेगा तो रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण चीज़, और यहाँ पर क्या है कि दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था, और बोकारो स्टील प्लांट जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न और याद रखना, क्या कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक, तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? ये देखिए प्रश्न है, आप टेक्नीशियन दिसंबर 2024 का जो एग्जाम है उसको उठाकर देख लीजिए, हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है अभिक्रियाशील से। ठीक है, इसलिए कितना महत्वपूर्ण है ये समझ लीजिए, ये सब क्वेश्चन। तो यही है बेस्ट चीज़ें कि यहाँ से आपको ये आपको सेट प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है कि ये चीज़ें आपको बताएंगे, ये चीज़ें आपको याद रखना है कि अभिक्रियाशील जो है किसका अधिक है किसका कम है। तो ये चीज़ याद रखना। एक लिस्ट है, आपको साइंस का जो क्लास चल रहा है उसमें भी आपको बताते हैं अच्छे से। ठीक है, यहाँ भी एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व है वो है पोटेशियम। ठीक है, उसके नीचे आएगा क्या? उसके नीचे आएगा आपको सोडियम। ठीक है, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है मैग्नीशियम। ठीक है, फिर उससे कम है आपका एल्युमिनियम, फिर उससे कम है कार्बन, और उससे कम है जिंक, फिर उससे कम है ना, अधिक से कम में बता रहे हैं।
फिर जिंक हो गया, और उसके बाद लोहा, फिर टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर और चांदी, फिर सोना, और सबसे कम है आपका प्लेटिनम का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, यानी कि तांबा से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तांबा से नीचे कौन कौन सा है? चांदी, सोना और प्लेटिनम। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है चांदी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चांदी से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि चांदी से ऊपर वाला ये सब नहीं होना चाहिए, यानी चांदी से नीचे। चांदी यहाँ है, ठीक है, चांदी से नीचे सोना और प्लेटिनम है। ये तांबा से पूछा था, तांबा से नीचे क्या? चांदी, सोना और प्लेटिनम है। ठीक है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछे तो पोटेशियम है, सबसे कम अभिक्रियाशील यहाँ पर कौन है? तो प्लेटिनम है। ऑप्शन में अगर प्लेटिनम नहीं रहेगा तो सोना हो जाएगा, सोना भी नहीं रहेगा तो चांदी हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखना, ये पूरा लिस्ट याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में प्रश्न आता था। ठीक है, आपको साइंस का जो क्लास चल रहा है उसमें पूरा अच्छे से आपको बताए हुए हैं, इसमें जैसे उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसमें भी देखिएगा तो आसानी से उसमें याद भी करवा दिए थे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर आंसर क्या हो गया? चांदी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 81। इनमें से कौन साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? साइक्लोहेक्सेन का सूत्र इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, C6H12 है ना। C6H12 ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। ठीक है, C6H12 साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। और C6H12 और O6 मिला दे तो क्या होगा? तो ये किसका सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र है ना। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6 ग्लूकोज का है, और O6 नहीं है तो ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है। ठीक है, अच्छा, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन का होता है। एल्किन में क्या होगा? एल्किन में सिर्फ होगा CnH2n। एल्काइन में क्या हो जाएगा? CnH2n-2 होगा। ठीक है, तो एल्केन प्लस हो जाएगा, एल्किन में सिंपल, एल्काइन में माइनस, एल्काइन में माइनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83। जून 2022 में मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के प्रथम भारोत्तोलक का नाम क्या बताएं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2022 में क्या है? IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत के पहला भारोत्तोलक का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु नायडू सेनापति, गुरु नायडू सेनापति। ठीक है, अच्छा, IWF जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ? तो ये याद रखना आपको, तो वो होता था बहरीन के राजधानी मनामा में। बहरीन के राजधानी मनामा में 2024 का IWF विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 85 में क्या है? ये देखिए, दो प्रश्न पूछा गया, एक ही शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, फिर यहाँ समांतर क्रम में पूछा, तो समांतर में क्या बताए थे? ऊपर नीचे, यानी कि 1/10 जोड़ देना है, 1/15 + 1/30 आंसर आ जाएगा इसका। तो ये तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, 10 × 30, 15 दूनी 30, 30 से कहीं 30, यानी कि ये ऊपर कितना हुआ? 3 × 2 = 5, 6, 6 से कट गई 6 × 5 = 30, यानी 1/5। ये क्या आया? 1/r बराबर। तो r बराबर क्या हो जाएगा? इसको उलट दीजिए, 5 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगर पूछता श्रेणी क्रम में तो सभी जोड़ देते, 30, 10, 40 और 15 कितना हो जाता? 55। इसका 55 ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाता श्रेणी क्रम में पूछता तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बता दिए थे और हमेशा याद भी रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जन्म नियंत्रण है ना, तो कौन सा बताया गलत है? तो पहला क्या? पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को और महिलाओं में अंडवाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो ये सही है। ठीक है, फिर क्या बोला? ये अधिक प्रभावी विधियां नहीं है, तो शल्य चिकित्सा क्या है? जन्म नियंत्रण के लिए अधिक प्रभावी है। ठीक है, यहाँ बोला नहीं है, तो ये गलत है। फिर क्या बोला? ये युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करते हैं और निषेचन को रोकते हैं, ये भी सही है। इसमें बंधीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 87।
कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, मध्यमा और अंगुली के बीच का कोण कितना होता है? तो ये जो बाएं हाथ का नियम होता है उसमें क्या होता है, सभी को है ना 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है। ठीक है, ये अंगूठा जैसे हो गया और ये हो गया और ये है मध्यमा। ठीक है, तो ये सभी 90 डिग्री के कोण पे रखा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो अंगूठा हो जाता है, ठीक है, ये तर्जनी हो जाता है। ठीक है, अंगूठा के ठीक नीचे जो तर्जनी और ये मिडिल फिंगर और 2 उंगली ये नीचे वाला इसे मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बल की दिशा कौन बताता है? तो अंगूठा, ये क्या बताएगा? बल की दिशा। अंगूठा बल की दिशा बताता है और तर्जनी जो है ये बताएगा आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और मध्यमा जो है उंगली, मिडिल फिंगर जो है ये बताएगा विद्युत धारा की दिशा। ठीक, तो ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर रिपीट होता है। ये बल वाला अंगूठा क्या बताता है? ये बल की दिशा बताता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, ये जो फ्लेमिंग का नियम है ना, टेक्नीशियन एग्जाम 2024 में पूछा गया था, कई शिफ्ट में पूछा गया था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो, तो इसलिए ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है? अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये गलत है। क्यों मालूम? क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होता है ना विद्युत का कुचालक होता है। यहाँ पर क्या लिखा? सुचालक, है ना, तो ये गलत है पहला। दूसरा क्या है? कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है। तो ये बात सही है ना, दूसरा सही है। ठीक है, कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है, तो दूसरा कथन सत्य है और पहला क्या? असत्य है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? तो परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है, तो परजीवी क्या मालूम? देखिए, वे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर आश्रित रहकर इन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाता है। परजीवी में आ जाता है जैसे फीताकृमि, अमरबेल, जोंक और खटमल। तो अमरबेल यहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो परजीवी में कौन कौन आता है याद रखना है, फीताकृमि, अमरबेल, जोंक और खटमल, ये सभी परजीवी है। ठीक है, और एक इसी तरह आता है, पूछा जाता है आपसे मृतोपजीवी। मृतोपजीवी किसको बोलते हैं? तो वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतजीवी कहलाता है। जैसे कि कवक, जीवाणु, मशरूम, ईस्ट, ये सब क्या है? मृतोपजीवी है ना। तो ये जैसे यहाँ पर ये क्या है? मृतोपजीवी है, मशरूम, है ना। और ईस्ट ये क्या है? मृतोपजीवी है। कवक, जीवाणु, ये सब क्या है? मृतोपजीवी है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के दौरान बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश की सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए, धूप के दौरान बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 कि सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक है, क्या बोला कि खर्च जो है आय स्रोत से अधिक है, जितना आय है उससे ज़्यादा खर्च ही हो गया, तो ये क्या कहलाता है सरकारी बजट में? तो ये कहलाता है राजस्व घाटा कहलाता है। राजस्व घाटा नहीं, बजट घाटा कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, बजट घाटा कहलाता है क्योंकि सरकारी बजट में पूछा, तो बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होता है तो आय और व्यय के बीच अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। ठीक, अच्छा, वार्षिक वित्तीय विवरण ये किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। ठीक, वित्तीय विवरण 12, वित्तीय विवरण 12। ठीक है, अच्छा, भारत का जो वित्तीय वर्ष है ये कब से शुरू होता है? भारत का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ठीक है, भारत का ये वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र
मनुष्यों में दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है ना। दांतों के क्रमिक क्षय के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। दांतों के क्षय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, तो गलत कथन का पहचान करना है। ठीक है, तो पहला क्या बोला यहाँ कि इसमें जीवाणु की कोई भूमिका नहीं होती है, यह विषाणु जनित होता है, तो ये गलत है मालूम, क्योंकि जीवाणु ही से ही होता है। क्यों होता है, क्या देखिए, मुंह में बचे हुए भोजन पर जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं, ये बात सही है। ठीक है, और अम्ल इनेमल मृदुकरण कर देते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द और दंत क्षय होता है, ये सही है। जीवाणु शर्कराओं का विघटन करके अम्ल उत्पन्न करते हैं, ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका गलत था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्या है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अधिक अभिक्रियाशील होती है ना। सबसे ऊपर जैसे सोडियम है ना, और क्या बताए थे, पोटेशियम है ना, पोटेशियम हो, सोडियम है, ये कैल्शियम है, तो सबसे ऊपर वाला क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम हो गया, और सबसे नीचे जो था, नीचे कौन था, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये क्या होगा, ये सबसे नीचे वाला कम है और सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे पोटेशियम है। ठीक, तो ये बात सही है पहला। दूसरा क्या है, अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिकों के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ये भी सही है ना। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 1 का पूरा जीके, साइंस और करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो साइंस का क्लास था, उसमें पूछे थे कि ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित हुआ था, तो कहाँ हुआ था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और आज का क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहे, मुस्कुराते